हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन विद इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, यानी कि हम लोग जो इसके पहले हम लोग पढ़ते थे तो उसमें जो हम लोग के कंस्ट्रेंट्स होते थे उन पे इक्वालिटी का साइन होता था। जैसे कि यहाँ पर क्या होता था पहले, जी एक्स इक्वल्स टू सी ना, एक अगर कांस्टेंट है तो हम लोग की जी एक्स इक्वल्स टू सी आती थी। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन विद इन इक्वालिटी कॉन्स्टेंट। तो इन इक्वालिटी हम लोग किस मेथड से सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग कन-टक्कर मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वालिटी कॉन्स्टेंट हम लोग लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व किए थे, इसको हम लोग कन-टक्कर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लोग इसमें भी हम लोग नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन निकालेंगे। तो थ्योरम है कुन-टक्कर नेसेसरी कंडीशन, इसको हम लोग कुन-टक्कर बोलते हैं, कुन-टक्कर नेसेसरी कंडीशन। तो इसमें जनरल एलपीपी ले लेंगे, जनरल एनएलपीपी, जैसे कि हम लोग पहले लेते रहे हैं हमेशा। कंसीडर द जनरल एनएलपीपी ऑप्टिमाइज जेड इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x1 टू xn। जैसे हम लोग की जनरल फॉर्म होती थी पहले वाली एनएलपीपी की, सेम वही चीज़ लेंगे। बस यहाँ पे हम लोगों का अंतर क्या आएगा, डिफरेंस है ये कि यहाँ पे इक्वालिटी की जगह इनइक्वालिटी आ गई है, क्योंकि हम लोग इसमें मैक्सिमाइज कर रहे हैं इस फंक्शन को। ऑप्टिमाइज लिखा है लेकिन हम लोग इसको मैक्सिमाइज ही करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आएगा तो फिर उसमें हम लोग को आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इस वजह से हम लोग मैक्सिमाइज ही करेंगे। अगर मिनिमाइज का अगर हम लोग के पास होगा भी तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको मैक्सिमाइज वाला साइन बना लेंगे। अगर हम लोग कंस्ट्रेंट आ जाती है जिसमें कि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, तो हम लोग उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो हम लोग का लेस और इक्वल टू का साइन आ जाएगा। फिर उसको हम लोग मैक्सिमाइज वाले इस वाली मेथड से ही कर लेंगे, ताकि हम लोग को आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड ना करना पड़े। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं कि क्या है। इसमें जनरल एनएलपीपी लिखी हुई है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या, फंक्शन ऑफ x1 टू xn, नॉन लीनियर फंक्शन होगा ये। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, इसमें आई कंस्ट्रेंट है, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। यहाँ पर आई यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है आई की वैल्यू हम लोग की 1 to m है, और हम लोग के जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो n है। तो हम लोग देखिए क्या लिखा है, एनएलपीपी ले लिया। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द पॉइंट x टू बी ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा r, ये हम लोग के पास इतनी नेसेसरी कंडीशंस हैं। जैसे हम लोग की पहले नेसेसरी कंडीशन क्या क्या होती थी, हम लोग उसको क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे फंक्शन को, एक लैग्रेंजियन फंक्शन बनाते थे। लैग्रेंजियन फंक्शन कैसे बनता था, L इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता था, माइनस लेमडा इंटू एच। एच क्या होता था हम लोग का, h होता था जो हम लोग की कंस्ट्रेंट होती थी g इक्वल्स टू सी, उसी को हम लोग क्या करते थे, माइनस c इक्वल्स टू 0 कर लेते थे, इसको h ले लेते थे ये। तो यहाँ पे हम लोग का h आ जाता था, और हम लोग की ये वाली इक्वेशन आती थी लैग्रेंजियन इक्वेशन, जिसको कि हम लोग नेसेसरी कंडीशन निकालने के लिए जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स होते थे उनके रिस्पेक्ट में, और उसके बाद जो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर होता था उनके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे। ठीक, तो फिर यहाँ पर हम लोग देखिए, पहले सबसे पहले तो वही कंडीशन लिखी हुई है, जो L होगा उसको हम लोग जितने भी x होंगे, एक्स जे यानी कि j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स हैं हम लोग के पास, उतने डिसीजन वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे पार्शियली ना। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, लेमडा आई इंटू एच आई, सॉरी लेमडा आई इंटू, हाँ लेमडा आई एच आई क्या है, 0 के बराबर। हम लोग की पहले ही होता था जो फंक्शन होता था ये g माइनस सी आई जो होता था इंटू मल्टीप्लाइड बाई लेमडा हम लोग निकालते थे, ये इसको हम लोग 0 के बराबर दिखाएंगे। ये हो गई हम लोग की दूसरी कंडीशन नेसेसरी। उसके बाद जो हम लोग का h है वो लेस और इक्वल टू 0 है, वहाँ पर हम लोग का इक्वल टू 0 आता था क्योंकि वहाँ पर इक्वालिटी होती थी कंस्ट्रेंट में, यहाँ पर इनइक्वालिटी है। तो g माइनस सी, अगर हम लोग के पास फंक्शन है g इज़ लेस और इक्वल टू सी, तो g को हम लोग इधर c को इधर लेकर आएंगे, g माइनस सी इज़ लेस और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बस यही h, ये भी इसके h भी तो इस फंक्शन के बराबर ही है, तो h भी लेस और इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है कंडीशन। ठीक, फिर चौथी कंडीशन है हम लोग के पास, जो लेमडास जो हैं सारे वो
नॉन निगेटिव हैं, या तो ज़ीरो हैं या तो पॉजिटिव हैं। और उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या 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 है, जैसे कि आई की वैल्यू 1 to m वेरी कर रही है, जे की वैल्यू 1 to n, और एच जे ये सब पहले की चीज़ें हैं। एफ जे का मतलब जो फंक्शन है उसको सारे एक्स जेज के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, उसका वैल्यू हम लोग एफ जे भी लिख सकते हैं। एफ वन मतलब एफ इज़ पार्शियली डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, ठीक, यही है। फिर हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे कर रहे हैं? द कंस्ट्रेंट कैन बी रिड्यूस्ड टू, कंस्ट्रेंट को रिड्यूस कर लिए हम लोग, जैसे पहले करते थे वैसे ही कर लिए। सी को लेफ्ट हैंड साइड में ला करके उसको ज़ीरो से लेस और इक्वल दिखा दिए, जो कि उसकी वैल्यू होती थी एच, तो एच इज़ लेस और इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आ गया हम लोग के पास वेयर एच आईज आर द डिफरेंशिएबल फंक्शंस। We now slightly modify the problem by introducing new variable SI. न्यू वेरिएबल SI हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि है हम लोग के पास स्लैक वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो यहाँ पे हम लोग स्लैक वेरिएबल जोड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम लोग के पास इक्वालिटी आ जाएगी। तो इस फंक्शन में हम लोग स्लैक वेरिएबल जोड़ दिए, ठीक। फिर अगले पे देखिए क्या है, फिर है Now given problem becomes in the following form of application of Lagrangian method. अब हम लोग के पास इक्वालिटी आ गई, तो हम लोग यहाँ पे Lagrangian मल्टीप्लायर मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट एच आई ऑफ एक्स, ये क्या है, ये है एच आई ऑफ एक्स प्लस, ये देखो एच आई ऑफ एक्स, ये फंक्शन एक्स कौन सा है, एक्स कैपिटल है, कैपिटल एक्स मतलब कि कैपिटल एक्स का मतलब है कि वो x1 to xn तक वेरी कर रहा है, ठीक, ये वही लिखा है यहाँ पे। प्लस एस आई, जितने भी कंस्ट्रेंट होंगे उतने उसमें स्लैक वेरिएबल जुड़ेंगे, तो वहाँ पे क्योंकि h जो है वो i तक वेरी कर रहा है, तो एस भी आईज होंगे, यानी कि 1 to m होंगे, ठीक है। ये हो गई हम लोग की नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नहीं बन गई है, जो कि इसको हम लोग लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फिर लिखा है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स वे फर्स्ट फॉर्म द लैग्रेंजियन फंक्शन गिवन बाय। लैग्रेंजियन फंक्शन पिछली जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, एफ एक्स माइनस समेशन ऑफ लैम्डा आइज इंटू एच आई, और एच आई के साथ हम लोग की लैम्डा आइज भी जुड़ गई हैं, तो उसको भी यहाँ पे साथ में लिख लेंगे, ठीक है। फिर एच आई की वैल्यू यहाँ पे सबसे रख दिया गया पहले से, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे है ही लैम्डा, और एच आई ऑफ एक्स की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे रख दिया गया है, वो क्या हो जाएगी, जी आई ऑफ एक्स माइनस सी आई प्लस एस आई स्क्वायर, प्लस एस आई स्क्वायर यहाँ से आया गया है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लिए। फिर द स्टेशनरी पॉइंट्स आर ऑब्टेन बाय सॉल्विंग द अबव क्वेश्चन टू ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ज़ीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स मिल जाएंगे। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जेज लैम्डा आई एस आई रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर वहाँ पे हम लोग के पास डिवीजन वेरिएबल्स होते थे और लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर होता था, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे। यहाँ पे हम लोग के पास स्लैक वेरिएबल भी जुड़ गया है, तो हम लोग स्लैक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, यहाँ पे सारे एक्स जीज के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे लैम्डा आइज के, यहाँ पे एस आइज के, और एक्स जेज के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एल की जो वैल्यू होगी उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। फिर एल की वैल्यू एल की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, जो एस होगा, एस वाला जो फंक्शन आएगा वेरिएबल, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग को ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाइड नहीं है। यहाँ पे देखो एफ जो है फंक्शन ऑफ एक्स है, यहाँ पे जी भी फंक्शन ऑफ एक्स है, कोई भी फंक्शन मतलब कि फंक्शन ऑफ x1 टू एक्स आई एक्स एन है, यहाँ पे जी भी फंक्शन ऑफ x1 टू एक्स आई, लेकिन एस आई जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे जो एस आई का जो टर्म होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म ज़ीरो हो जाती है पार्शियल डिफ्रेंशिएट करने पर। इसी तरीके से नीचे करेंगे लैम्डा इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे क्योंकि हम लोग लैम्डा आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो तो फंक्शन ऑफ लैम्डा है नहीं, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर एच जो उसके बाद कौन क्या आते थे फंक्शन में, ये यहाँ पे देखिए ये वाला फंक्शन है,
तो ये वाला वेरिएबल ज़ीरो हो जाएगा और ये वाला जो वेरिएबल है ये बाहर निकल आएगा ना। ये देखिए जी आई क्यों है, बाहर आ गई है और फंक्शन जो है वो लेमडा आई के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट हो गया है। और यहाँ पे ये भी आ गया क्योंकि जिस पूरी जो टर्म थी वो लेमडा से मल्टीप्लाइड थी, तो ये टर्म बाहर आ गया और ये जो फंक्शन था वो लेमडा के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड डिफ्रेंशिएट हो गया। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद फिर एस आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ एस आई लेमडा आई बचेगा, क्योंकि न फंक्शन जो एफ है जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं वो एस आई का फंक्शन है, एस आई का फंक्शन नहीं है, ना ही जी एस आई का फंक्शन है। तो हम लोग के पास बचेगा लेमडा आई के साथ जी जो मल्टीप्लाइड है वो ज़ीरो हो जाएगा, एस वाला खाली टर्म बच जाएगा जो कि इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाइंग 4 बाई हाफ एस आई, 4 में हम लोग हाफ एस आई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो एस आई स्क्वायर लेमडा आई इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। फिर बाई 3 से हम लोग को क्या मिल रहा है, थ्री से हम लोग को मिला जी आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एस आई स्क्वायर माइनस सी आई इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें हम लोग इसके बाद क्या कर दिए हैं, एस आई इक्वल्स टू क्या कर दिए, सी आई माइनस जी आई एफ एक्स। ठीक, इसको बाद हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए हैं। उसके बाद एस आई स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ मिली उसको हम लोग ले जाकर यहाँ रख देंगे 5 में, यानी कि 6 यूजिंग 6 एंड 5। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आई इंटू एस आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे ला के रख दिया। कि हम लोग सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं कि हम लोगों को ये नेसेसरी कंडीशन प्रूफ करनी है, ये एग्ज़ाम में आती है कि स्टेट एंड प्रूव द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ कुंटक्कर मेथड, ये सब इस वजह से हम लोग उसको प्रूव कर रहे हैं। उसके बाद उसके पास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर 10 द क्वेश्चन नंबर 2 7 एंड स्टार सेटिस्फाइड बाय द स्टेशनरी पॉइंट एक्स नॉट। जो एक्स नॉट आएंगे हम लोग के पॉइंट एक्स नॉट में क्या क्या आएगा, एक्स नॉट में एक्स की सारी वैल्यूज़ आएंगी, कैपिटल एक्स मतलब x1 टू xn, जितने भी एक्स होंगे उसकी सारी वैल्यू, लैम्डा मतलब लैम्डा आइज, एस मतलब एस आइज ना, सारी वैल्यूज़ जो आएंगी वो होंगी हम लोग की स्टेशनरी पॉइंट्स। तो इक्वेशन नंबर 2 पहले देखें कहाँ है, यहाँ है। इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग को ये मिल रहा है। फिर इक्वेशन नंबर 7 यहाँ मिला है और स्टार हम लोग को पीछे मिला था, पीछे कहाँ है, ये जो गिवन कंडीशन है। इससे हम लोगों की ये सब कंडीशंस ट्रू हो जा रही हैं। ये कौन से इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन ट्रू सेटिस्फाइड हो गई है, ये वाली और ये वाली, ये 3 हो गए। अब हम लोग सिर्फ 4th कंडीशन प्रूफ कर देंगे तो हम लोग का नेसेसरी कंडीशंस ट्रू प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए प्रूफ द नेसेसरी कंडीशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ लिखा हुआ है कि 2 7 स्टार जो हैं वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंडीशन को ट्रू कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार से क्यों, क्योंकि जो हम लोग को दिया हुआ था वही प्रूफ करना था, इस वजह से स्टार को वैसे का वो एज इट इज़ ही रहने दिया गया है और वो प्रूफ हो ही जा रहा है पहले अपने आप से। यहाँ पे बस हम लोग लास्ट कंडीशन कि लैम्डा आइज जो है उसको नॉन नेगेटिव प्रूफ कर देंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा। देखिए इसको प्रूफ करने के हम लोग क्या करेंगे, सिंस लेमडा आई मेजर द रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ एफ, जो लेमडा आई है हम लोगों का वो क्या मेजर करता है, रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ एफ, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसका रेट ऑफ वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू सी आईज ही क्या है हम लोग के, सी आईज हैं जो राइट हैंड साइड है कॉन्स्टेंट्स के, वो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग उसको पार्शियली डेरिवेट करेंगे तब हम लोग को मिलेगा क्या, लेमडा आई। ठीक है, तो बाई क्वेश्चन नंबर 5 वी से 5 में देखिए क्या है, एक बार देख लीजिए। 5 में है या तो देखो लेमडा आई मल्टीप्लाइड बाई एस आई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि या तो लेमडा आई 0 होगा या तो एस आई स्क्वायर 0 होगा ना, बस वही। तो इसी को लेकर हम लोग उसको देखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 इधर लेमडा इक्वल्स टू 0 और एस आई इक्वल्स टू 0 और बोथ वैनिश, या तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो अगर हम लोग पहली बार लें क्या कि एस आई नॉन ज़ीरो है तो उसका मतलब कि लेमडा आई 0 होगा, दिस इम्प्लाइज ऐसा ही नॉन ज़ीरो है अगर, दिस इम्प्लाइज द चेंज इन ऑप्टिमल वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो ऑप्टिमल वैल्यू है
विच चेंजेस इन सी आई विल बी ज़ीरो। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ऐसा ही नॉन ज़ीरो, इसका मतलब लैम्डा को ज़ीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब कि हम लोग का जो कंडीशन है वो ट्रू हो रहा है, ठीक है। फिर नाउ सपोज लैम्डा आई नॉन ज़ीरो है, दिस इम्प्लाइज स्लैक वेरिएबल एस आई इक्वल्स टू ज़ीरो। और अगर स्लैक वेरिएबल ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब कि हम लोग को स्लैक वेरिएबल की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि दोनों इक्वेशन जी आई ऑफ एक्स और ये इक्वल्स टू सी आई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग स्लैक वेरिएबल किसी भी फंक्शन में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये लेस और इक्वल टू का जो साइन होता है उसको हटाना होता है प्लस एस आई करने पर। अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, इसका मतलब कि जो इधर फंक्शन था जी इक्वल्स टू सी आई, ठीक है। बस वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो हम लोग का फंक्शन, हम लोग को लैम्डा, तो हम लोग को सी आई एस आई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसका मतलब एस आई ज़ीरो, इसका मतलब जी आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी आई। यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो जा रही है। तो फिर इफ़ पॉसिबल, सपोज कि लैम्डा आई क्या है, नॉन लेस और इक्वल, लेस देन ज़ीरो है, बल्कि हम लोग को ग्रेटर और इक्वल टू प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लेस देन ले लिए। इसका मतलब कि जो हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वेरी कर रहा है वो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एस सी आई इज़ इंक्रीज, सी आई जो है ये नीचे वाला इंक्रीज़ करेगा, इसका मतलब ऊपर वाला डिक्रीज़ करेगा, जो फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिक्रीजेज। हाउएवर एस सी आई इंक्रीजेज मोर स्पेस, एज अगर सी आई इंक्रीज़ करेगा, इसका मतलब मोर स्पेस बिकम फिजिबल, फिजिबल जो रीजन मिलेगा हम लोग का वो ज़्यादा स्पेस वो करने अटेंड करने लगेगा, उसमें ज़्यादा स्पेस आने लगेंगे। एंड द ऑप्टिमल वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ एक्स क्लियरली कैन नॉट डिक्रीज़, लेकिन हम लोग का जो ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एफ एक्स है, जो एफ है उसकी जो वैल्यू है ऑप्टिमल वैल्यू, वो डिक्रीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ऑप्टिमल वैल्यू तो हम लोग को ऑप्टिमलिटी की कंडीशन पे चाहिए ना, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करने लगी तो ऑप्टिमल वैल्यूशन कैसे मिलेगा। तो इस वजह से हम लोग का जो हम लोग ये लेकर चले हैं लैम्डा इज़ लेस देन ज़ीरो, वो कॉन्ट्राडिक्शन बन जाएगा। तो हम लोग का जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गई यहाँ पर। हेंस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन लैम्डा आइज आर ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन को प्रूफ कर दिए हैं। अब हम लोग को क्या कर देखना है, सफिशिएंट कंडीशन क्या है। तो देखिए, द कुंटकर कंडीशन विच आर नेसेसरी बाय प्रीसीडिंग थ्योरम आर ऑल्सो सफिशिएंट। जो हम लोग की कुंटकर नेसेसरी कंडीशन है, जो हम लोग भी थ्योरम पढ़े हैं नेसेसरी कंडीशन की, वो सफिशिएंट भी होगी इफ़ एफ एक्स इज़ कॉन्केव एंड द फिजिबल स्पेस इज़ कॉन्वेक्स। जो हम लोग का जो फंक्शन हो एफ एक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो कॉन्केव हो और जो फिजिबल स्पेस बने हम लोग का वो कॉन्वेक्स बने। दैट इज़ इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली कॉन्केव देन जी आई ऑफ एक्स आर कॉन्वेक्स। तो हम लोग जो कंस्ट्रेंट के जो लेफ्ट हैंड साइड जो फंक्शंस हैं वो हम लोग के कॉन्वेक्स होने चाहिए, ठीक। तो हम लोग उसके प्रूफ में देखेंगे, पहले क्या लिखा था, सपोज एफ एक्स एंड जी आई एफ एक्स सेटिस्फाई द कंडीशन इन द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। जो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो फंक्शन जी एक्स और फंक्शन एफ एक्स दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख लेंगे, जो एल है हम लोग का लैग्रेंजियन फंक्शन, वो जो हम लोग की वैल्यू पहले से लिखी हुई थी, दी मतलब हम निकाले थे नेसेसरी कंडीशन में, वो हम लोग लिख लेंगे। तो थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है जो कंडीशन है, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ द एफ एक्स इज़ कॉन्केव एंड फिजिबल स्पेस इन कॉन्वेक्स, दैट इज़ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली कॉन्केव एंड जी आई ऑफ एक्स आर कॉन्वेक्स। तो हम लोग ये लेकर चलेंगे यहाँ पर कि जो जी आई ऑफ एक्स है वो कॉन्वेक्स है, तो हम लोग प्रूफ कर पाएंगे क्या कि जो एफ एक्स है वो कॉन्केव है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए लिखेंगे, तो पहले ये देख लीजिए कि जो फंक्शन कॉन्वेक्स होती है हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से तो वो कॉन्केव हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, इफ़ लैम्डा आई इज़ ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो देन माइनस ऑफ लैम्डा आई एंड जी आई ऑफ एक्स इज़ कॉन्केव इफ़ जी आई ऑफ एक्स इज़ कॉन्वेक्स। तो हम लोग पहले से इसको लेकर चले सफिशिएंट कंडीशन से कि जी आई ऑफ एक्स क्या है, कॉन्वेक्स है, और उसमें हम लोग माइनस ऑफ लैम्डा आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को फंक्शन, ये वाली फंक्शन क्या मिल जाएगी, कॉन्वेक्स नहीं, क्योंकि जी आई एक्स कॉन्वेक्स थी तो हम लोग को कॉन्केव मिल जाएगी।
और हम लोग को प्रूफ करना है कि जो एफ एक्स है वो भी कॉनकेव है। तो हम लोगों को क्या क्या मिल गया कॉनकेव, इस फंक्शन, ये पूरी फंक्शन जो है वो हम लोग को कॉनकेव चाहिए। तो ये फंक्शन हम लोग की कॉन्वेक्स हो गई, ये फंक्शन हम लोग की कॉनकेव हो गई। इसके बाद देखिए अब लैम्डा इंटू एस आई स्क्वायर के बारे में देखिए, हम लोग लैम्डा इंटू जी आई देख लिए, हम लोग लैम्डा इंटू एस आई देखेंगे। तो वो लिखा हुआ है सिंस, नीचे देखिए यहाँ पर सिंस लैम्डा इंटू एस आई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़ीरो है, हम लोग पहले से निकाले हैं सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन से। एंड लैम्डा आई ज़ीरो, हाँ ज़ीरो वैल्यू है तो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो फंक्शन तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स होगा नहीं, तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ज़ीरो ही हो जा रहा है। उसके बाद क्या है, लैम्डा आई इंटू बी आई इज़ कॉन्स्टेंट, तो ये कॉन्स्टेंट है तो इससे भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर कुल मिलाकर हम लोग के पास क्या आ गया, देन इफ़ एफ ऑफ एक्स माइनस summation lambda i g i x is concave, then L x lambda s is concave। हम लोग को क्या प्रूफ करना था यहाँ पर, थोड़ा सा और देख लीजिए कि जो फंक्शन है L उसको कॉनकेव प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पर जी आई ऑफ एक्स को कॉन्वेक्स लेकर चले हैं और हम लोग प्रूफ कर दिए क्या कि L जो है वो कॉनकेव है, क्योंकि जी आई कॉन्वेक्स था तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गई वाला माइनस अंदर जाएगा तो उससे वो कॉनकेव बन जाएगा, और बाकी के जो ये और ये वाले टर्म्स हैं ये कांस्टेंट है, ये वाली टर्म जो है वो ज़ीरो के बराबर है। इस वजह से सिर्फ इस वाली टर्म को प्रूफ करने से हम लोग को जो फंक्शन हुआ एल वो कॉनकेव मिल गया। ठीक, तो हम लोग की यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूफ हो गई। अब है क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले के जैसे ही सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसको हम लोग एच के फॉर्म में बना लेंगे जैसे ये पहले हम लोग बनाया करते थे। यहाँ पे जो g है वो g की वैल्यू बस यहाँ पे लिखी है और c की वैल्यू अलग से लिखी है, तो h बनाए यहाँ पर ना। उसके बाद फिर हम लोग नेसेसरी कंडीशन लिखेंगे कॉन्टेक्ट करके, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे यहाँ पर किए हैं। फिर x, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो x1 के रिस्पेक्ट में, फिर x2 के, फिर एक ही कंस्टेंट है यहाँ पर तो सिर्फ एक ही लैम्डा आएगी, तो यहाँ पर उसको उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे जो पिछली कंडीशंस लिखी हैं सबको यहाँ पर बस हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद जो फंक्शन होंगे उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक, फिर 10x1, तो हम लोग यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, x1 और x2 की वैल्यू निकाल लिए हैं ना। इक्वेशन 2 और 1 से हम लोग इक्वेशन x1 और x2 की वैल्यू निकाल लिए। फिर क्या किए, विद द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 हाउएवर 4 कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। 4 जो है इक्वेशन हम लोग की वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हम लोग की जो x1 x2 की वैल्यू होगी वो हम लोग की ऑप्टिमल वैल्यू नहीं होगी। फिर उसके बाद फिर thus the solution cannot be obtained here from lambda equals to 0, let lambda not equal to 0। यहाँ पर हम लोग जो फ्रॉम ये इक्वेशन नंबर 3 है उसको हम लोग उठाए थे, यहाँ पर या तो ये इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो जाएगा, या तो लैम्डा ज़ीरो होगा या तो ये इक्वल टू ज़ीरो होगा। हम लोग लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो लेकर इस जो कंडीशंस हम लोग की आई थी 1 to 5 उसको हम लोग सॉल्व किए, तो हम लोग को जो आंसर मिला वो जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम लोग का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो लैम्डा इक्वल टू 0 से नहीं मिलेगा, हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग लेंगे क्या, इस वाले कंडीशन को सॉल्व करेंगे। उसके में देखिए कैसे किए हैं, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन लिख दी इक्वल्स टू 0, तो 1 और 2 से हम लोग की जैसे हम लोग निकाले हैं हम लोग की एक कंडीशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 माइनस किया हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दिया। इसको सोल्यूशन देख लीजिएगा आप लोग कैसे किया गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ गई और हम लोग फिर 6 और 7 को सॉल्व करके हम लोग की जो ये वैल्यू आई है उसको देखिए वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। Now it is easy to observe that h of x is convex in x and fx is concave in x। f of x जो है वो concave है x में, thus अगर conditions are satisfied condition sufficient condition for the maximum, hence
एक्स नॉट जो 3.5 और 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन LPP, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z करस्पॉन्डिंग टू एक्स नॉट इज गिवन बाय z नॉट इक्वल्स टू इतना। ठीक है, तो सारी चीज़ें तो हो गई। हम लोग इसमें करना क्या है, जितनी भी कंडीशंस आएंगी उसमें हम लोग को उस लैम्डा वाली कंडीशन से देखना है, या तो लैम्डा इक्वल टू 0 से आंसर निकलेगा, या तो उससे। इसको हम लोग पहले हम एक आंसर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको अलग बहुत सारी कंडीशंस होंगी तो उसमें अलग जिससे हम लोग आंसर नहीं निकालें उस कंडीशन में रखेंगे। अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एच ऑफ एक्स इज़ कॉन्वेक्स इन एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्केव, ये और ये। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग को पहली बात तो ये है कि हर क्वेश्चन में हम लोग को निकालना नहीं है कि कॉन्वेक्स है कि नहीं, कॉन्केव है कि नहीं। ठीक है, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम बस दिखा देते हैं कि कैसे कैसे कॉन्वेक्स और कॉन्केव फंक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। अगर पूछ लिया कहीं तो लिख सकें। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई यहाँ पर, दैट एफ ऑफ एक्स function of x1 to xn has continuous second order partial derivatives, then the function f of x1 x2 xn is convex if and only if its n cross n Hessian matrix is positive semi definite। कॉन्वेक्स फंक्शन कब होगा, जब n क्रॉस n हेशियन मैट्रिक्स क्या होगी, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगी फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x1 to xn। और कॉन्केव कब होगा, जब n क्रॉस n जो हेशियन मैट्रिक्स होगी वो नेगेटिव सेमी डेफिनेट होगी सारी x1 to xn वैल्यू के लिए। उसके बाद अब पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट और हेशियन मैट्रिक्स देखनी होगी आप लोग को। फिर अब हेशियन मैट्रिक्स देखिए, इट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर वैल्यूड फंक्शन। जो फंक्शन होंगे उसको हम लोग हर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दो दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे इसके पहले वाले हेशियन मैट्रिक्स बनाए थे उसमें ज़ीरो था और भी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसको सेमी डेफिनेट, सेमी और निगेटिव और पॉजिटिव डेफिनेट निकालने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को सिर्फ इतनी वैल्यूज उसमें लिखनी होगी। फिर उसकी सेमी डेफिनेट है कि नहीं, पॉजिटिव डेफिनेट है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक करनी होंगी। हेशियन मैट्रिक्स वैसे किसी फंक्शन को x1 के रिस्पेक्ट, यही जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसी से हम लोग को करना है। x1 x जैसे पहले किए थे, 1 को फिक्स कर दिया, फिर 1 से 2n तक गए, फिर 2 को फिक्स कर दिया, फिर 2 1 2 2, इसी तरह सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें ले आकर रख देनी है इस मैट्रिक्स में। ये होगी हम लोग की हेशियन मैट्रिक्स। फिर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कैसे पता चलेगा, द n क्रॉस n हेशियन मैट्रिक्स कैपिटल H इज़ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट इफ द स्केलर z ट्रांसपोज hz is non-negative for every non-zero column vector z और n रियल नंबर। और नेगेटिव सेमी डेफिनेट क्या हो जाएगा, नॉन पॉजिटिव, इसमें नॉन नेगेटिव था, सेम पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव सेमी डेफिनेट में। उसका एक एग्जांपल भी किया हुआ है यहाँ पर, सारे पार्शियल डेरिवेटिव निकाले, फिर h में रख दिया। फिर z जो है वो कैसे लेना है, वो ये स्केलर लेना है, z1 z2 z3, उसका ट्रांसपोज ऐसे लिख दिया, h इंटू जेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद को सॉल्व करेंगे। उसके तो हम लोग को क्या मिला यहाँ पर, सॉल्व करने के बाद देखिए सारी की सारी जो z हैं वो क्या आ रही है हम लोग के पास, स्क्वायर में आ रही हैं। इसका मतलब कि सब स्क्वायर होगी ना। यहाँ पे देखिए 2z1 z2 सॉरी 2z1 स्क्वायर, 2z2 स्क्वायर, 4z3 स्क्वायर सब पॉजिटिव हो गई। कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी अगर होगी यहाँ पर तो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगी। और या फिर उसके बाद हम लोग, या फिर हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं कि हम लोग z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना लिया, ये दोनों वैल्यू स्क्वायर हो गई, पॉजिटिव हो गई, यहाँ पे z3 स्क्वायर, तो ये हम लोग को क्या मिल गया, ग्रेटर और इक्वल टू 0 मिला, तो ये हम लोग की पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगी। ठीक, तो द फंक्शन जो है इज़ कॉन्वेक्स। तो पॉजिटिव अगर पीछे लिखा हुआ था, कॉन्वेक्स के लिए क्या चाहिए था यहाँ पर, कॉन्वेक्स के लिए फंक्शन इज कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ इट्स n क्रॉस n हेशियन मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनेट फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x1 to xn। तो ये फंक्शन जो था वो कॉन्वेक्स हो गया। अगर आप लोग को निकालना हो तो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम बस दिखा दिए हैं कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, नेगेटिव सेमी डेफिनेट, हेशियन मैट्रिक्स और कॉन्वेक्स कॉन्केव कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, उसको उसी तरह सब सारी चीज़ें वैसे ही लिखनी है। कॉन्केव कॉन्वेक्स हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सब में निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर लैग्रेंजियन फंक्शन लिख लिया, इसमें देखिए दो कंस्ट्रेंट्स हैं तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा।
उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x1 x2 के रिस्पेक्ट में, x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में, 3 वेरिएबल्स हैं इसमें। जो नेसेसरी कंडीशन हम लोगों ने थ्योरम में देखी थी उसी से हम लोग सब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर सब लिखते जा रहे हैं ना। 5 कंडीशंस थी हम लोग की, उसी से हम लोग 4 कंडीशंस थी उसी से हम लोग ने लिख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 केसेस, अब λ1 λ2 की वैल्यू जो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो उसी को हम लोग लेकर चेक करेंगे कि 0 0 है या 0 के बराबर है भी या नहीं। यहाँ पर या ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, चौथी कंडीशन जो लिखी है। तो हम लोग पहले क्या लिए, फिर दोनों की वैल्यू 0 ले लिए, फिर दोनों, एक की 0 एक की नॉन ज़ीरो होगी तो ग्रेटर दैन 0 होगी, इससे कम नहीं होगी। फिर दोनों की वैल्यू नॉन ज़ीरो, फिर एक की वैल्यू 0 एक की वैल्यू नॉन ज़ीरो। तो उसी से हम लोग अगर पहले सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1 2 3 कंडीशन, तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगी उससे हम लोगों को, और जो अंदर इक्वेशंस होंगी उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। जैसे कि फर्स्ट, अगर केस फर्स्ट में ले लिए तो फर्स्ट 3 जो क्वेश्चंस हैं उससे जो हम लोग को वैल्यू मिली x1 x2 x3 की, वो हम लोग की 6 और 7 जो यहाँ पे इक्वेशंस हैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो उसको हम लोग हटा देंगे। ये कंडीशन कट गई, इससे हम लोग को सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसी तरीके फिर हम लोग दूसरा केस उठाएं, उससे हम लोग निकालें क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम 5 से 5 जो इक्वेशन है हम लोग की यहाँ नीचे। तो उसमें क्या था, इसमें यहाँ पे दूसरी केस है कि λ2 नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब λ2 अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 5 है ये नॉट इक्वल टू 0 है और दोनों की प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो ये वाली जो ब्रैकेट वाली जो इक्वेशन है वो 0 के बराबर होगी। उसी को लेकर हम लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं ना। देखिए यहाँ पे सॉल्व किए, फिर फ्रॉम 1 2 से जो भी कंडीशंस आई फिर उसको सॉल्व करें, x1 x2 की वैल्यू निकाले, लेकिन और λ2 की वैल्यू भी पॉजिटिव। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि λ2 की वैल्यू यहाँ पे नॉन ज़ीरो लिए हैं जो यहाँ पे, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव वैल्यू आ जाती तो हम लोग यहीं पर इसको काट देते कि केस भी सही नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आ गई तो फिर हम लोग आगे देखें क्या देखे हैं कि However, this solution violates क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग को सारी केसेस में, सारी क्वेश्चंस में रख के देखना होगा कि सारी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो 6 को वायलेट कर रहा है तो यहाँ पे ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर दोनों की नॉन ज़ीरो वैल्यू लेंगे, तो 4 और 5 इक्वेशन हम लोग को जो कंडीशन मिलेंगे, x1 x2 की वैल्यू मिलेगी, x1 x2 की वैल्यू मिली। फिर 1 2 3 से हम लोग x3 λ1 λ2 की वैल्यू निकाले, जितनी λ2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो फिर ये भी सिंस λ2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, देयरफॉर ये भी कॉन्ट्राडिक्शन बन जाएगा, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर लास्ट केस जो होगा उससे हम लोग की जो वैल्यू आएगी वो हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इससे हम लोग की ऑप्टिमल वैल्यू निकलेगी, ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा। हैंस द ऑप्टिमम मैक्सिमम सोल्यूशन ऑफ द गिवन एनएलपीपी इज़ x1 की वैल्यू 1/2 3/2 0 λ1 λ2 की वैल्यू 3 एंड 0। ये हम लोग की ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो गई। ठीक है, तो और 3 क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग ट्राई करिएगा करने का। ठीक, कुछ गड़बड़ होगी या फिर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमें बताइएगा, और क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करिए क्योंकि एग्ज़ाम्स आप लोग के देखिए शायद जुलाई में हो जाएंगे। तो थैंक यू।